एक दूर दराज के गांव में, जहां सूरज की सुनहरी किरणें खेतों को चूमती थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, एक लालची सेठ रहा करता था। उसका नाम था सेठ धनीराम। गांव के लोग उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि सिर्फ सेठ जी कहकर ही पुकारते थे। सेठ धनीराम की दौलत का कोई हिसाब नहीं था, पर उसका दिल लोभ और लालच से भरा था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम था काका। काका के पास न दौलत थी न शोहरत, बस एक छोटा सा खेत था, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। काका का खेत सेठ धनीराम के खेतों के ठीक बगल में था। सेठ धनीराम की नजरें हमेशा काका के खेत पर गड़ी रहती थीं। काका का खेत उपजाऊ था और वहां फसलें खूब लहलहाती थीं, जबकि सेठ के खेतों में भी पानी और खाद की कमी नहीं होती थी, पर शायद प्रकृति का आशीर्वाद काका के साथ था। ये काका का खेत बिल्कुल मेरे बगल में, इतना उपजाऊ। काश ये मेरा होता तो मेरी दौलत और भी बढ़ जाती। एक दिन सेठ धनीराम ने काका के खेत को हड़पने की एक योजना बनाई। उसने अपने विश्वास पात्र मुनीम चतुरसेन को बुलाया। चतुरसेन, इधर आओ। हाँ सेठ जी, कहिए। सुनो, वो काका का खेत जो हमारे बगल में है, उसे हमें किसी भी कीमत पर अपना बनाना है। पर सेठ जी, वो तो काका का पैतृक खेत है, वो उसे बेचेगा नहीं। बेचेगा या नहीं ये हमें देखना है। हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि या तो वो खुद उसे हमें बेच दे या फिर मजबूर हो जाए। कैसे सेठ जी? वो तो बहुत सीधा साधा आदमी है। यहीं तो तुम्हारी चतुराई काम आएगी चतुरसेन। हमें उसे किसी बड़ी विपदा में फंसाना होगा, ऐसी विपदा जिससे निकलने के लिए वो अपना खेत तक बेचने को तैयार हो जाए। चतुरसेन ने सेठ धनीराम की बात सुनी और उसे एक योजना सूझी, जो उतनी ही बेरहम थी जितनी खुद सेठ धनीराम की सोच। सेठ जी, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। हम काका के खेत में एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं, ऐसी समस्या जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हो, और फिर जब वो असहाय हो तो हम उसे सस्ते दाम में खेत खरीदने का प्रस्ताव दे सकते हैं। क्या समस्या? सेठ जी, आपको पता है, काका के खेत के पास एक छोटी सी नदी बहती है। बारिश के दिनों में उसमें थोड़ा पानी बढ़ जाता है। हम क्या कर सकते हैं कि हम रात में चुपके से उस नदी के बहाव को थोड़ा मोड़ दें, ताकि उसका पानी काका के खेत में भरने लगे। हम इतना पानी छोड़ेंगे कि उसकी सारी फसल डूब जाए, मिट्टी बह जाए। वाह चतुरसेन, वाकई तुम बहुत चतुर हो। ये योजना तो कमाल की है, पर इसमें पकड़े जाने का डर तो नहीं? सेठ जी, हम रात के अंधेरे में चुपके से काम करेंगे। गांव के लोग सो रहे होंगे, हमें कोई नहीं देखेगा, और अगर कभी किसी को शक हुआ भी तो हम कह देंगे कि ये प्रकृति का प्रकोप है। ठीक है, यही होगा। कल रात ही ये काम शुरू करो, और हाँ, किसी भी कीमत पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगले दिन काका अपने खेत में काम करने गया। उसने देखा कि उसके खेत के एक किनारे, जहां नदी बहती थी, वहां पानी का रिसाव बहुत बढ़ गया था। उसने सोचा कि शायद ये थोड़ी सी बारिश की वजह से होगा। लगता है रात में थोड़ी बारिश हुई थी, पानी थोड़ा बढ़ गया है। कोई बात नहीं, शाम तक सूख जाएगा। पर शाम होते होते स्थिति बिगड़ने लगी। पानी का बहाव और तेज हो गया और धीरे धीरे काका के खेत में पानी भरने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? पानी इतना कैसे बढ़ गया? ये तो बहुत ज्यादा है। मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। काका ने अपने कुछ साथियों को बुलाया। उनमें एक था भोला, जो हमेशा काका की मदद के लिए तैयार रहता था। काका, यह तो बहुत गंभीर बात है। ये सामान्य बारिश का पानी नहीं लग रहा। हाँ भोला, मुझे भी यही लग रहा है। ये अचानक कैसे हो गया? लगता है किसी ने नदी के बहाव को मोड़ा है। किसने और क्यों? पता नहीं काका, पर हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना खेत का नामो निशान मिट जाएगा। काका और भोला ने मिलकर पानी को रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत देर हो चुकी थी। नदी के पानी ने पूरे खेत को डुबो दिया था। फसलें सड़कर पानी में बहने लगी। काका की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी मेहनत, मेरा परिवार, सब डूब गया। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? काका, हिम्मत रखो।
अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। हमें शहर जाकर किसी से मदद मांगनी होगी। मदद? कौन करेगा मेरी मदद? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अगले दिन काका टूटा हुआ शहर की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई दयालु व्यक्ति उसकी मदद कर दे। शहर में उसने कई लोगों से गुहार लगाई, पर किसी ने उसकी न सुनी। सबने उससे मुंह फेर लिया। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े और समझदार व्यक्ति से हुई, जिनका नाम था पंडित ज्ञानचंद। पंडित ज्ञानचंद गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। पंडित जी, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरा खेत, मेरी सारी फसल पानी में डूब गई है। मेरा परिवार भूखा मरने की कगार पर है। कृपया मेरी मदद करें। ईश्वर सब देखता है। मुझे अपनी आप बीती सुनाओ, क्या हुआ? काका ने पंडित ज्ञानचंद को सारी बात बताई। पंडित ज्ञानचंद ने ध्यान से काका की बात सुनी और फिर कुछ देर सोचा। बेटा, यह तो बहुत ही अनर्थ हुआ। मुझे शक है कि यह सब किसी की सोची समझी साजिश हो सकती है। तुम्हारे बगल में जो सेठ धनीराम का खेत है, क्या वह तुम्हारे खेत के पास है? हाँ पंडित जी, मेरा खेत तो सेठ धनीराम के खेत के बगल में ही है। हाँ, मुझे कुछ अंदेशा है। सेठ धनीराम अपनी दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। पर पंडित जी, अगर ये सेठ का काम है तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। सबूत की जरूरत पड़ेगी, पर पहले तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। तुम कल सेठ धनीराम के पास जाओ और उससे मदद मांगो। देखो वह क्या कहता है। सेठ के पास? वो मेरी मदद क्यों करेगा? यही तो देखना है। वह खुद को कितना बड़ा हितैषी दिखाता है या फिर उसका असली रंग सामने आता है। अगले दिन काका भारी मन से सेठ धनीराम के पास पहुंचा। सेठ अपने महल जैसे घर के बाहर बैठा आराम कर रहा था। सेठ जी, प्रणाम। कौन है और क्या चाहिए? सेठ जी, मैं काका हूं, आपके बगल वाले खेत का किसान। हाँ बोलो, क्या बात है? सेठ जी, मेरी सारी फसल पानी में डूब गई है। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। आपसे विनती है, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये तो बहुत बुरी खबर है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो प्रकृति का प्रकोप है। सेठ जी, आप तो बहुत बड्ढे और धनवान हैं। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो शायद मेरा परिवार भूखा ना सोए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम जानते हो, आजकल अनाज का भाव कितना बढ़ा हुआ है। मुझे भी बहुत मुश्किल से अनाज मिलता है। तो सेठ जी, आप क्या मदद करेंगे? देखो काका, मैं तुम्हें कुछ अनाज दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। क्या चाहिए सेठ जी? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे कुछ नहीं, बस ये तुम्हारा खेत। मेरा खेत? पर सेठ जी, खेत तो मेरे पास है और वो तो पानी में डूबा हुआ है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम जानते हो, तुम्हारे खेत में पानी भर गया है। उसे सुखाने में बहुत समय लगेगा और फिर उसे दोबारा उपजाऊ बनाने में और भी मेहनत लगेगी। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर सेठ जी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ अनाज दूंगा, इतना कि तुम्हारा परिवार कुछ दिन गुजारा कर सके, और बदले में तुम मुझे अपना ये खेत कौड़ी के दाम बेच दो। कौड़ी के दाम? सेठ जी, ये तो मेरा सब कुछ है। देखो काका, अगर तुम अभी मेरा प्रस्ताव नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा खेत तो अब किसी काम का नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है? सेठ जी, आप तो जानते हैं कि ये मेरा पैतृक खेत है। पैतृक है तो क्या हुआ? अब वह डूब गया है। तुम मेरे प्रस्ताव पर विचार करो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। काका समझ गया कि वो इस लालची सेठ के हाथों की कठपुतली बन गया है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला आया। उसने पंडित ज्ञानचंद को सारी बात बताई। पंडित जी, सेठ धनीराम वही कर रहा है जो आपने कहा था। वो मेरा खेत हड़पना चाहता है। मैंने कहा था ना बेटा, लालच इंसान को अंधा बना देता है।
पर अभी हिम्मत मत हारो, मेरे पास एक और योजना है। पंडित ज्ञानचंद ने काका को एक तरकीब बताई। उन्होंने काका से कहा कि वो सेठ धनीराम से कहे कि वो खेत बेचने को तैयार है, पर एक शर्त पर। क्या शर्त पंडित जी? शर्त यह है कि सेठ को खुद उस खेत को दोबारा उपजाऊ बनाना होगा। अगर वह यह काम कर सका तो काका अपना खेत उसे दे देगा, और अगर नहीं तो खेत काका का ही रहेगा। पर सेठ तो ये मानेगा ही नहीं। मान जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वह आसानी से उसे उपजाऊ बना लेगा, और अगर वह कोशिश भी करता है तो उसे भी पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल है। काका सेठ धनीराम के पास पहुंचा। सेठ जी, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मैं आपको अपना खेत बेच दूंगा। सच? बहुत अच्छा। तो कब दोगे? मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? आप इस खेत को दोबारा उपजाऊ बनाएंगे। अगर आप इसे फिर से सोने जैसा बना सकें तो ये खेत आपका, और अगर नहीं तो ये खेत मेरा ही रहेगा। काका, तुम सचमुच पागल हो गए हो। ये तो बहुत आसान काम है। मैं इसे अभी उपजाऊ बना दूंगा। तुम बस कल खेत मेरे नाम कर देना। अगले दिन सेठ धनीराम अपने कुछ मजदूरों को लेकर काका के खेत में पहुंचा। उसने मजदूरों को खेत से पानी निकालने और मिट्टी को ठीक करने का आदेश दिया। पर जैसे जैसे वे काम करते गए, उन्हें एहसास हुआ कि ये काम उतना आसान नहीं है। सेठ जी, यह पानी तो निकल ही नहीं रहा। और इस मिट्टी का क्या करें, सारी उपजाऊ परत बह गई है। ये क्या बकवास है? काम करो जल्दी, मुझे ये खेत मेरा बनाना है। कई दिन बीत गए, पर सेठ धनीराम अपने मजदूरों से खेत को उपजाऊ नहीं बना सका। पानी का रिसाव लगातार बना रहा और मिट्टी भी वैसी ही बंजर रह गई। सेठ धनीराम का सारा घमंड चूर चूर हो गया। ये काम मेरे बस का नहीं है। ये काका का खेत वाकई में किसी श्राप से पीड़ित है। तभी सेठ धनीराम को याद आया कि उसने चतुरसेन को यह योजना बनाने के लिए कहा था। उसने चतुरसेन को बुलाया। चतुरसेन, ये क्या हो गया? ये खेत तो किसी काम का ही नहीं रहा। सेठ जी, मैंने तो कहा था कि ये एक बड़ी विपदा है। पर तुमने ये नहीं बताया था कि इसे ठीक करना इतना मुश्किल होगा। सेठ जी, मैंने तो बस नदी का पानी मोड़ा था। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना नुकसान होगा। अब मैं क्या करूं? काका अपना खेत नहीं छोड़ेगा। तभी गांव के कुछ और लोग भी वहां आ गए। भोला, मुखिया रामलाल और कुछ अन्य किसान। उन्होंने सेठ धनीराम को खेत की हालत पर ताना मारना शुरू कर दिया। देखा सेठ जी, कहा था ना काका ने, आपकी लालच की नजरें हमारे गांव को बर्बाद कर देंगी। हाँ सेठ जी, आप जैसे लालची लोग ही गांव का भला नहीं होने देते। हमें तो पहले से ही शक था कि यह आपका ही काम है। सेठ धनीराम सबके सामने शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मेरी गलती थी, मैंने लालच में आकर यह सब किया। मैं काका से माफी। सेठ धनीराम काका के पास गया। मैं काका से मां भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने लालच में आकर तुम्हारा खेत बर्बाद कर दिया। सेठ जी, आपने जो किया वो गलत था, पर मैं भी इंसान हूं। मैं भी माफ कर सकता हूं। तुम बहुत महान हो काका। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। सेठ जी, दौलत से बड़ा इंसान होता है, और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं।